हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि एक लिफ्ट पर 1200 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है। लिफ्ट का व्यक्ति सहित द्रव्यमान 80 केजी है। तो लिफ्ट में उत्पन्न त्वरण जब वह ऊपर की ओर जाता है तो 111 का देखिए, तो यहाँ पे W दे दिया गया है कितना, 1200 न्यूटन, और जो है M दे दिया गया है, द्रव्यमान दे दिया गया है 80 केजी। तो यहाँ पे और G का मान कितना है, पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आपको निकालना है A का मान। ठीक है, यहाँ पे निकालना है A का मान। तो W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है M इंटू जी प्लस ए। W बराबर होता है M इंटू जी प्लस ए। ठीक है, तो ये W बराबर होगा M कितना है, तो 12। यहाँ पे जो है मास दे दिया गया है आपको। देखिए यहाँ पे मास दे दिया गया है तो वेट है 1200 और मास है 80। जी का मान है 10, यहाँ पे A। ठीक, तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से 15। ठीक, अब ये 10 इधर आएगा तो A का मान कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान निकल जाएगा 5, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 कहा, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होता है जब यह, तो देखिए तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी घूर्णीय गति में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण जो है घूर्णन करती हुई वस्तु में कार्यरत होता है। जड़त्व आघूर्ण जो है, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो इसे रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, तो किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होता है जब वह घूर्णन गति में है। नेक्स्ट 113 है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर जो है पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। तो यहाँ पे देखिए 113 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी ऊपर बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। तो ऊपर फेंकी गई वस्तु के नीचे आने का एकमात्र कारण गुरुत्व बल है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। पृथ्वी अपनी ओर जो है गुरुत्व बल से किसी वस्तु को आकर्षित करती है। पृथ्वी पर गुरुत्व बल 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी का यह गुरुत्व बल पृथ्वी से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। नेक्स्ट है कि पानी के किसी माध्यम को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, तो देखिए अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। ठीक है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी बर्तन में पानी को लेकर गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। ठीक है, अतः पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आयतन जो है क्या होगा, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच आप गर्म करते हैं तो पहले आयतन घटेगा। ठीक है, तो पहले जो है आयतन क्या होगा, घटेगा, उसके बाद जो है बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर पर वायुमंडल दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि 115 का तीसरा ऑप्शन, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। ठीक है, तो देखिए रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है, इसलिए हमारा शरीर वायुमंडलीय दाब को सहन कर पाता है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब 180 से 120 डेसिबल, सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब है ये 80 से 120 तक होता है। वायुमंडलीय दाब का मान जो 30 से 40 होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 कहा था कि धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए ये समान रूप से अधिक होता है। तो 116 का तीसरा ऑप्शन, यानी निम्न घनत्व उच्च श्यानता। धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है, तो निम्न घनत्व एवं उच्च जो है श्यानता।
तो देखिए स्ट्रीम लाइन फ्लो यानी धारा रेखीय प्रवाह निम्न घनत्व और उच्च श्यानता वाले द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। ठीक है, श्यानता तरल के परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल है। ठीक है, श्यानता तरल के परतों के गति का विरोध करती है। नेक्स्ट है कि दो तरंगे जिनकी तरंग की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा 51 सेंटीमीटर है, प्रति सेकंड 12 जो है स्पंदन उत्पन्न होती हैं, ध्वनि का वेग क्या होगा? तो 117 का देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको क्या होगा, v/λ1 माइनस v/λ2 बराबर जो है यहाँ पे दे दिया है कितना, 12 सेकेंड। ठीक है, तो दो तरंगों की लंबाइयाँ जो है इतना इतना है और प्रति सेकेंड जो है 12 विस्पंदन उत्पन्न होती हैं, ध्वनि का वेग क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको v/λ1 माइनस v/λ2। तो देखिए यहाँ पे v कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 1/λ1 माइनस 1/λ2 बराबर कितना होगा, 12। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा v इंटू 0.050 माइनस 1 बाय ये हो जाएगा 0.51 बराबर में कितना होगा, 12। ठीक है, बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको जो है हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये इस v का मान कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 306 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से v का मान आ जाएगा 306। नेक्स्ट, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में से जुड़े हुए परिपथ की धारा का मान क्या होगा? तो देखिए, तो 5, तो यहाँ पे जो हो जाएगा R टोटल जो हो जाएगा 5 ओम है तो 5 + 5 + 5 श्रेणी क्रम में है तो कुल कितना होगा, ये हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए v का मान दे दिया गया है, v का मान है 1.5। ठीक है, v का मान दे दिया गया है 1.5 वोल्ट। तो I बराबर क्या होता है, v/r। I बराबर, क्योंकि v बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या होगा, v/r। ठीक है, v/r, तो v है 1.5 और r है कितना, 15। ठीक, ये कट के कितना होगा, 0.1। तो ये हो जाएगा आपको 0.1 एम्पियर, यानी इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि एक रॉकेट को जमीन से चांद की ओर जलाकर फेंका जाता है, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? तो 119 का तीसरा ऑप्शन, यानी स्मॉल g का मान पहले घटता है तथा चंद्रमा के समीप होने पर स्मॉल g बढ़ता है, लेकिन यह चंद्रमा की ओर निर्देशित होता है। तो देखिए, एक रॉकेट जो कि जमीन से चांद की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान पहले घटता है तथा चंद्रमा के समीप होने पर स्मॉल g का मान बढ़ता है, लेकिन यह चंद्रमा की ओर निर्देशित होता है। 120। फिर है कि एक व्यक्ति 10 केजी एक कुएं से जो 5 मीटर की गहराई पर स्थित है, एकल जो है पुली के प्रयोग द्वारा 120 न्यूटन के आयाम के उपयोग से खींचता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात एवं क्षमता मशीन की निम्न में है। तो 120 में यहाँ पे आप यदि गौर करें तो यहाँ का जो है यहाँ दे दिया गया है 10 केजी। ठीक है, एक व्यक्ति 10 केजी एक कुएं से, ठीक है, 10 केजी एक कुएं से, तो भार बराबर क्या होता है, mg। ठीक है, यहाँ पे भार बराबर जो होगा क्या होता है, मास गुने जो है मास गुने भार बराबर होगा मास, तो मास mg होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा 10। ठीक है, कितना है, 10 केजी, तो 10 गुने और g का मान कितना है, तो g का मान है 10। तो यहाँ पे होगा मास द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण भार बराबर, तो 10 × 10 बराबर 100 न्यूटन। ठीक है, तो कितना निकल गया, 100 न्यूटन। अब देखिए, अब जो है ई यानी आयाम है 100 न्यूटन।
ठीक है। एक कुली 100 न्यूटन, 120 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे आयास जो दे दिया गया है, ये दे दिया गया है 120 न्यूटन, ठीक है। आयास कितना दे दिया गया है, 120 न्यूटन। उसके बाद देखिए तो यांत्रिक लाभ निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यांत्रिक लाभ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा L बट्टा में E हो जाएगा, L बट्टा में E, ठीक है। L बट्टा में E यानी 100 बट्टा में 120, 100 बट्टा में 120 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.833, 0.833, ठीक है, 0.833। अब दूसरा वेग का अनुपात, ठीक है, क्या होता है, तो आयास दूरी बटा में भार दूरी, ठीक है। तो आयास दूरी बटा में भार दूरी, ठीक है। तो एकल पुली के लिए आयास दूरी बराबर होगा भार दूरी, यानी V इंटू आर का मान होगा 1। अब देखिए मशीन की क्षमता क्या होता है, तो मशीन की क्षमता होता है आपको यांत्रिक लाभ, ठीक है। अब बट्टा में क्या होगा, तो यांत्रिक लाभ बट्टा में वेग का अनुपात था गुना में 100। तो यांत्रिक लाभ कितना आया था, 0.833, 0.833। V इंटू आर का मान 1 था गुना 100, तो ये कट जाएगा, यानी कितना होगा 83, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होने वाला है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 120 का तीसरा ऑप्शन। तो 120 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 121 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, 121 का। तो 121 का जो हो जाएगा आपको, देखिए ऑप्शन देखिए 121 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी और सी, ठीक है। क्या होगा, बी और सी, यानी उच्च बनाने की क्रिया तरल अवस्था से जो है गुजरे बिना गैसीय अवस्थाओं का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन है, और इसके विपरीत। नेक्स्ट है कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर कणों की गति विसरण कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 122। तो 121 में यह है कि ठोस में कण की गतिज ऊर्जा को गर्म करने पर जो है यह नहीं बदलता है, क्योंकि इनकी एक निश्चित स्थिति होता है। ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। और दूसरा था कि ऊर्ध्वपातन बनाने की क्रिया जो है तरल अवस्थाओं से गुजरे बिना गैसीय अवस्थाओं का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो ये कथन सत्य है, ठीक। और उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर कणों की गति विसरण जो है कहलाती है, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट 122 नंबर है कि दो अलग अलग वाद्य यंत्रों जैसे गिटार और हारमोनियम एक ही संगीत बजाते हैं, उनकी ध्वनि अलग सुनाई देती है, हालांकि वे एक ही आवृत्ति बजाते हैं, क्योंकि 122 का हो जाएगा आपको तीसरा, क्योंकि उनके पास अलग अलग गुण हैं, ठीक। तो ध्वनि की गुणवत्ता हमें जो है समान आवृत्ति वाली दो ध्वनि तरंगों के बीच अंतर करने में मदद करती है, ठीक। नेक्स्ट 123 है कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता है जबकि, तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता है जबकि, तीसरा ऑप्शन, जबकि ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत की सीधे रेखा के लंबवत गमन करता है, ठीक है। तो डॉपलर का प्रभाव लंबवत गमन में असर नहीं करता है, अर्थात आवृत्ति में आभासी परिवर्तन कान के द्वारा सुनाई नहीं देता। 124 कहता Zn प्लस H2SO4, ये ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया में। तो 124 का क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी H प्लस का अवकरण हुआ है, ठीक है। तो ZnH2SO4, ये ZnSO4 प्लस H2 में अभिक्रिया में H प्लस का क्या हो रहा है, अवकरण। तो देखिए यहाँ जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़कर +2 हो रही है, जबकि हाइड्रोजन की संख्या +1 से घटकर 0, ठीक है, +1 से घटकर जो है 0 हो रही है। अतः इस प्रतिक्रिया में जिंक का ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन का अवकरण हुआ है। नेक्स्ट फिर है कि
बोहर के सिद्धांत के अनुसार चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति 125 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2h/पाई। ठीक है, तो बोर के सिद्धांत के अनुसार अनुमेय कक्षाएं वे हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान जो h/2 का पूर्णांक अपवर्ती होता है। ठीक है, तो h/2, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, तो mvr बराबर होता है n/2। ठीक है, तो mvr जो होता है ये होता है nh/2। ठीक है, nh/2। तो 4 कक्षा के लिए mvr हो जाएगा 4h/2। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2h/पाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चौथे ग्रह के लिए क्वेश्चन नंबर 126 है कि प्रतिक्रिया के लिए जो गलत कथन की पहचान कीजिए। तो 126 का दूसरा ऑप्शन, यानी SO2 के प्रत्येक ग्राम के लिए जो है 3 ग्राम जो है सल्फर का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2HS प्लस SO2 ये बनाता है 3S प्लस 2H2O, तो 96 ग्राम सल्फर का उत्पादन 64 ग्राम SO2 से होता है। ठीक है, तो 3G सल्फर का उत्पादन SO2 में, यानी 64/96 और गुना में कितना होगा 3, ये हो जाएगा 2 ग्राम। नेक्स्ट 127 देखिए। 127 है कि दिए गए मिश्रण के घटक को अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि सही नहीं है। 127 का दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दूसरा केवल बी, यानी क्रोमेटोग्राफी द्वारा संयंत्र वर्णक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो फसल को अलग करके एसिटिक एसिड और जल का मिश्रण दिए गए मिश्रण के घटकों को अलग करने की सही विधि है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 127 का दूसरा। नेक्स्ट, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता। ठीक है, यह इसलिए कि 128 का दूसरा ऑप्शन, शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता। ठीक है, तो शीशा वायु से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है जो जहरीला प्रदूषण है और हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाते हैं। पहले शीशा का प्रयोग ईंधन के जो अपस्फोटन को कम करने के लिए होता था। नेक्स्ट 129 है कि 2 बीकर ए और बी आयरन 2 सल्फेट का घोल हैं, जबकि बीकर ए और बी में क्रमशः तांबे और जस्ते के छोटे टुकड़े रखे जाते हैं। यह पाया गया है कि जस्ता पर एक भूरा रंग जमा होता है लेकिन तांबे पर नहीं होता। इन अवलोकनों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, तो देखिए, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, यानी जिंक अधिक सक्रिय धातु है जिसके बाद लोहा और फिर तांबा आता है। ठीक है, तो देखिए जिंक अधिक सक्रिय धातु है जिसके बाद लोहा और जो है तांबा आता है, यानी जिंक ग्रेटर देन आयरन। ठीक है, तो Zn ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन आयरन ग्रेटर देन कॉपर। ठीक है, तो जिंक जो है ये हो जाएगा सक्रियता का घटता क्रम है। ठीक है, Zn ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन Cu। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। फिर कहता है कि सल्फर पाउडर को एक जो है स्पैचुला पर गर्म किया जाता है। नम नीले और लाल लिटमस पेपर दोनों का एक टुकड़ा एक एक करके गर्म करने के दौरान निकलने वाली गैस के पास होता है। नम लिटमस पेपर पर गैस की क्रिया होगी। 130 का दूसरा ऑप्शन, यानी नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। तो SO2 गैस के निकट आने पर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। SO2 गैस के निकट आने पर नीला लिटमस लाल हो जाता है। ठीक, तो S + O2 ये बनाएगा SO2 की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट कहता है एक तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 13 है 17 के परमाणु क्रमांक वाले एक अन्य तत्व Y से संयोग करता है। बनने वाले यौगिक का सूत्र और बंध की प्रकृति होगी। 131 का फर्स्ट,
क्या होगा, तो XY3 आयनिक। तो देखिए तत्व X एल्युमिनियम है, Z बराबर 283 और तत्व Y जो है क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पर Z बराबर 17 है यानी 287। वे यौगिक XY3 बनाने के लिए जो है संयोजित होते हैं और बंधन की प्रकृति आयनिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, XY3। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, फिर कहता है कि कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। 132 का होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 132 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा यानी C और D। ठीक है, C और D। तो देखिए यहाँ पे है कि 20 कैल्शियम 40 और 18 AR 40 एक दूसरे के समभारिक हैं। तो समभारिक यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान जो है सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपको C नंबर क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पे है कि 20 कैल्शियम 40 और 8 ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो 20 ये 40 8 और 16 यहाँ पे जो है बनाने, देखिए यहाँ पे है बनाने के लिए जो प्रतिक्रिया करता है जिसका जलीय घोल चूने के पानी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 132 का देखिए, तो समभारिकों यानी आइसोबार का परमाणु भार यानी एटॉमिक मास समान और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ठीक है, समभारिकों का परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। कार्बन और ऑक्सीजन सहसंयोजक बंधन जो है न बनाते हैं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन सहसंयोजक बंधन न बनाते हैं। कार्बन और आर्गन एक दूसरे के समभारिक हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे है कि कैल्शियम और आर्गन एक दूसरे के समभारिक होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 132 का। नेक्स्ट देखिए 133 है कि एक गैस में सड़े अंडे जैसी गंध है, वह KMnO4 बिलियन को रंगीन जो है परंतु अम्लीय K2Cr2O7 बिलियन को हरा कर देती हैं, गैस हैं। तो 100 देखिए यहाँ पे गैस हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 133 का ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन H2S। तो H2S गैस ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में उपस्थित रहता है। इसमें सारे अंडे जैसी गंध होती हैं। यह KMnO4 बिलियन को रंगीन परंतु अम्लीय K2Cr2O7 बिलियन को हटा देती हैं। ठीक, 134 देखिए 134 है कि दूध का दही में परिवर्तन क्या है। 134 का तीसरा ऑप्शन एक रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो 134 का तीसरा ऑप्शन, तो दूध का दही में परिवर्तन क्या है, एक रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो दही जमाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि एक नया इसमें पदार्थ लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो और बनने वाले दही का मूल पदार्थ से अलग स्वाद होता है। साथ ही एक बार दही बन जाने के बाद उसे दोबारा दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह एक अपरिवर्तनीय, ठीक है, अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर होगा दूध का दही में परिवर्तन एक रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। रासायनिक भी है और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। नेक्स्ट फिर है कि यदि X और Y तत्व हैं और संयोजन कर Z यौगिक Z बनाते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 135 का फर्स्ट, X और Y के परमाणु एक समान हैं। ठीक है, तो X और Y के जो है परमाणु समान नहीं होने चाहिए। ठीक है, 136 प्लाज्मा झिल्ली फेफड़े की कोशिकाओं की सीमा बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मा के लिए सही है। 136 का होगा आपको तीसरा ऑप्शन यानी BCD। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि पानी प्लाज्मा झिल्ली में परासरण द्वारा प्रवाहित होता है। फिर है O2 और CO2 विसरण द्वारा प्लाज्मा झिल्ली को पार कर सकते हैं। फिर है कि Na+ और K+ आयन विसरण द्वारा प्लाज्मा झिल्ली को जो है पास कर सकते हैं।
तो यहाँ पे है कि प्लाज्मा झिल्ली एक जो है विशिष्ट पारक में झिल्ली है, न कि अर्ध पारक में झिल्ली। जल परासरण द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के जो है आर पार चलता है, जबकि गैसें और Na+ और K+ आयन जो है विसरण द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के आर पार चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 137 नंबर देखिए। 137 है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कई झिल्ली जो है बद्ध उपकोशिकीय संरचनाएं होती हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल कहा जाता है। रिक्तिका एक ऐसा अंग है जो जानवरों और पौधों को कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। रिक्तिका के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो 137 का होगा आपको, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 137 का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यानी A, B और D, A, B, D। कोशिका द्रव होता है। पादप कोशिका को तीक्ष्णता प्रदान करती हैं और रिक्तिकाएं एमिनो एसिड शर्करा एसिड को संचित करती हैं और इसमें प्रोटीन होता है। तो पौधों में ठोस या तरल पदार्थ के भंडारण के लिए रिक्तिकाएं होती हैं। वे जंतु कोशिकाओं से आकार में छोटी होते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़े होते हैं। केंद्रीय रिक्तिका कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका आयतन के 50 से 90% पर नियंत्रण कर सकती हैं। रिक्तिकाएं पादप कोशिका की तीक्ष्णता और कठोरता प्रदान करती हैं, क्योंकि वे कोशिका रस से भरी होती है। कई जीवन रक्षक पदार्थ जैसे अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ जो है प्रोटीन रिक्तिका में संचित होते हैं। 138 कहता है हृदय की मांसपेशियों के थकने का क्या कारण है? तो 138 का तीसरा ऑप्शन यानी बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो हृदय की मांसपेशी जीवन पर्यंत निरंतर पंप करती हैं और थकान के लिए अत्यधिक प्रतिरोध होने के लिए अनुकूलित होती हैं। कार्डियोमायोसाइट्स में बड़ी संख्या में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कोशिका का बिजली घर जो है निरंतर एरोबिक श्वसन और यांत्रिक मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो है आवश्यक एटीपी उत्पादन को जो है सक्षम करता है। हृदय की मांसपेशियों के ऊतकों में मानव शरीर में जो है उस उच्चतम ऊर्जा आवश्यकताओं में से एक है और इसकी चयापचय गतिविधि का जो है सहयोग करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का उच्च स्तर और निरंतर समृद्ध रक्त आपूर्ति होती है। नेक्स्ट फिर है कि द्विबीजपत्री पौधों में जो ग्राफ्टिंग संभव है, लेकिन एक बीजपत्री पौधों में नहीं। यह द्विबीजपत्री पौधे जो निम्नलिखित स्थिति में से एक की उपस्थिति के कारण होता है। 139 का फर्स्ट यानी वलय में व्यवस्थित खुले संवहनी बंडलों की उपस्थिति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा मोनोकोट यानी एक बीजपत्री के पौधे को नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके कैम्बियम उत्तक की कमी होती है, जो डाइकोट द्विबीजपत्री पौधों में मौजूद होता है। ठीक है, अब देखिए कि कैम्बियम उत्तक एक विभजोत्तक उत्तक है जो द्विबीजपत्री पौधों के संवहनी बंडलों में मौजूद होता है। इस उत्तक के में पुनर्जनन की क्षमता होती है, जिसके कारण यह ग्राफ्टिंग के समय नए उत्तक का निर्माण कर सकता है। फिर है कि पेरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा पौधों में साधारण अस्थायी उत्तक के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कोलेरेन्काइमा के लिए सही है? 140 का दूसरा ऑप्शन, 140 का हो जाएगा सेकंड यानी केवल बी और सी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बहुत कम अंतरकोशिकीय स्थान है और शंकुओं पर कोशिकाएं जो अनियमित रूप से मोटी हो जाती हैं। ठीक है, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो 140 का जो होगा तो कोलेरेन्काइमा उत्तक वर्ष 1839 में जो है स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। वे जीवित कोशिकाएं होती हैं जिनमें जीवित प्रोटोप्लाज्म और अक्षीय रूप से लंबी कोशिकाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी और सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे है कि
पेक्टिन और सेल्यूलोज जो है। और तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बी और सी होगा। 41 नंबर देखिए, कहा था कि जीनस जो है पाइनस के पेड़ों को मार्सिलिया जीनस की तुलना में उच्च समूहों में रखा गया है क्योंकि निम्नलिखित में से एक विशेषता की उपस्थिति है। 141 का दूसरा ऑप्शन, तो बीज की उपस्थिति। तो देखिए पाइनस जिम्नोस्पर्म से संबंधित है कि जिनमें नग्न बीज होते हैं, जबकि मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स से संबंधित होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं। हम दोनों में संवाहक उत्तक और विभेदित पौधे का शरीर होता है, लेकिन इन दोनों में पुष्प नहीं होते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से जो है सुरक्षित रहता है। 142 का फर्स्ट, परागकण। ठीक है, तो परागकण जीवाश्म में अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। परागकोश में अर्धसूत्रण द्वारा अगुणित परागकणों, जिन्हें जो माइक्रोस्पोर कहते हैं, की उत्पत्ति को जो है माइक्रोस्पोरोजेनेलिस कहते हैं। नेक्स्ट, 143 है कि जब गोल बीज वाले लंबे पौधे को झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे के साथ संकरित किया गया था, F1 पीढ़ी में सभी संतान लंबे पौधे हुए जो गोल बीज उत्पन्न किया। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के अनुसार F1 को झुर्रीदार बीज उत्पन्न करने वाले लंबे पौधे के साथ संकरण कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत जो है वंश झुर्रीदार बीज उत्पन्न करेंगे। 143 का तीसरा ऑप्शन यानी 50। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 50% जो है संतति में झुर्रीदार बीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 144 है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थिति होती है तो पृथ्वी पर क्या होगा। 144 का तीसरा ऑप्शन, पृथ्वी जीवन से रहित होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी पर ऊष्मा बढ़ाने का कार्य करती है। यह पृथ्वी को ऊर्जा धारण करने में मदद करता है और सूर्य से प्राप्त करता है। कहता इसलिए यह जो है सभी वापस अंतरिक्ष में नहीं जाता। यदि यह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो पृथ्वी जीवन से रहित होती। नेक्स्ट, फिर कहता है कि आकृति भोजन के पिरामिड में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। यदि इस पारिस्थितिकी तंत्र को तृतीयक उपभोक्ता के लिए उपलब्ध ऊर्जा जो है 1 लाख किलो कैलोरी की अंततः कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे यदि आप देखें 145 का राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी 1 किलो जो है कैलोरी। तो पौधे कुल सूर्य के प्रकाश का केवल 1% हिस्सा प्राप्त करते हैं, इसलिए जो 1 लाख का 1% 1000 किलो कैलोरी उत्पादक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 कहता है कि फलने वाले पौधों की प्रजातियों के परागण मादा फूल पर जो है परागण द्वारा जमा किए जाते हैं। यद्यपि मादा फूल निषेचित नहीं होता, निम्नलिखित में से जो कौन सा अवलोकन सत्य है। 146 का फर्स्ट, फल नहीं बनेगा। तो फूल वाले पौधे पराग बीजांड बीज और फल उत्पन्न करते हैं। फूलों के पौधों में निषेचन परागण नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। बीज और फल तभी बनेंगे जब एक फूल वाले पौधे में निषेचन प्रक्रिया सफल होगी। नेक्स्ट 147 कहता है कि हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से जो है ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। 147 का दूसरा ऑप्शन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यह हृदय के लिए खोल या कवर के समान कार्य करती हैं। हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर जो है बनी होती हैं। एपिकार्डियम, ठीक है, उसके बाद मायोकार्डियम, ठीक है, और जो है एंडोकार्डियम। इनमें जो है पेराकार्डियम झिल्ली होता है जो फेफड़ों का डायफ्राम के संकुचन व गति के वक्त जो है उसके प्रभाव से हृदय को बचाता है। 148
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक जो सामान्य यौगिक है? 148 का फर्स्ट तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो किडनी स्टोन का रीनल लिथिएसिस या कैलकुली भी कहते हैं, ये क्रिस्टल के बनने के कारण होता है। ये क्रिस्टल ब्रिक में मूत्र मार्ग तक जाते हैं और वहाँ से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ये स्टोन गुर्दे की पथरी के नाम से जाना जाता है, जिसे कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 के बने होते हैं। 149 कहता भूकंप लेखी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग जो है भूकंपों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। भूकंप लेखी में मुख्यतः है 149 का फर्स्ट कंपमान छर। तो देखिए तरंगों को जो सिस्मोग्राफ नामक एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण केवल एक कंपन करने वाली छर या एक जो पेंडुलम जो झटके आने पर कंपन करना शुरू कर देता है। फिर वाइब्रेटिंग सिस्टम के एक पेन जुड़ा हुआ है। कलम भूकंपीय तरंगों को एक कागज पर दर्ज करती हैं जो उसके नीचे चलती हैं, अतः यह विकल्प सरल लोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 की यदि बात करें तो कहता है कि चक्रवातों के महाविपदा प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन अहम भूमिका निभाता है? तो 150 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी प्रारंभिक एवं प्रभावी पूर्व सूचना तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे है पूर्व चेतावनी प्रणाली, खतरों की निगरानी, पूर्वानुमान, भविष्यवाणी, आपदा जोखिम मूल्यांकन, संचार और तैयारी गतिविधियों की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की एक जो एकीकृत प्रणाली है जो व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों, व्यवसायों और अन्य लोगों को खतरनाक घटनाओं से पहले आपदा जोखिम को कम करने के लिए समय पर का जो है कार्रवाई करने में सक्षम रहती है। तो प्रारंभिक एवं प्रभावी पूर्व सूचना तंत्र। ठीक है, चक्रवात के महाविपदा प्रबंधन में कौन अहम भूमिका निभाता है? तो प्रारंभिक एवं प्रभावी पूर्व सूचना तंत्र। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।